हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम कराना है। पूरा प्रैक्टिस सेट है आपका यूकेपीसीएस पर आधारित है। हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के करंट सभी क्वेश्चन है इसमें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, काफ़ी पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी वीडियो को शेयर कर देंगे भाई अपने दोस्तों में, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है? ए ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, सी ऑप्शन है मांजुली, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए मुझे जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, मांजुली द्वीप। ठीक है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए भाई। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 द्वीप में भाई, ठीक है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं भाई, ठीक है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी यही है भाई, लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाएगा कि पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो अंबेडकर जी के और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कब हुआ था? 1932 में हुआ था, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब वापस आ गए थे तो समझौता कराया गया था। अब ये जो समझौता हुआ था, तो इस समझौते में कौन सा प्रावधान किया गया था भाई, ठीक है। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, बी ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, सी ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बताए भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी। जल्दी जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में की थी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था, गांधी जी बीच में से ही छोड़कर आ गए थे गोलमेज सम्मेलन को, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो यहाँ पर बाद में समझौता कराया गया, जिसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार का पर्यायवाची शब्द है? बताइए भाई जल्दी। केदार का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है ब्रह्मा, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है महेश, और डी ऑप्शन है इंद्र। बताइए भाई जल्दी। केदार का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन का पर्यायवाची शब्द है? बताइए भाई जल्दी। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है कनक, सी ऑप्शन है तांबा, और डी ऑप्शन है चांदी। बताइए भाई जल्दी। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है, कनक। ठीक है, कनक जो है कंचन का पर्यायवाची है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है?
ए ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, बी ऑप्शन है मालवा का पठार, सी ऑप्शन है दक्कन का पठार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए सभी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, मालवा का पठार। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। देखिए इसी तरीके से आयोग क्वेश्चन मालूम करेगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देंगे और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो यूके पीसीएस पर आधारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? ए ऑप्शन है 85.5 डिग्री ईस्ट, बी ऑप्शन है 83.5 डिग्री ईस्ट, सी ऑप्शन है 82.5 डिग्री ईस्ट और डी ऑप्शन आपका 84.5 डिग्री ईस्ट। बताइए भाई जल्दी कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी ऑप्शन आपका 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री भारत जो देशांतर है वो भारत का मानक समय रेखा कहलाती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो देखिए कितने से गुजरती है भाई? 5 राज्यों से। ठीक है, भारत की जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है भाई। ठीक है, और भारत का जो मानक समय लिया गया है वो इलाहाबाद नैनी सहनी से लिया गया है, मिर्जापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? बताइए भाई जल्दी। यानी कि भारत में पुर्तगाल की जो वास्तविक नींव रखने वाले थे वो कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे भाई? ए ऑप्शन है फ्रांसिस ड्रेक, बी ऑप्शन है वास्को डी गामा, सी ऑप्शन है अल्मेडा और डी ऑप्शन है अल्बुकर्क। बताइए भाई जल्दी। पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले भारत में कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। देखिए पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे भाई। ठीक है, जल्दी बताइए, क्योंकि देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, अल्बुकर्क। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान और डी ऑप्शन आपका भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए भाई जल्दी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताइए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय की जगह कभी आ जाता है केंद्रीय। ठीक है, क्या आता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और यहाँ पर क्या दे रखा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी विजय किसकी रचना है? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर, बी ऑप्शन है मेरुतुंग,
सी ऑप्शन है नयन चंद्र सूरी और डी ऑप्शन है जयानक। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, जयानक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए इसमें आपका जो पेपर होने वाला है, 2 पुस्तकें लगभग आपकी उत्तराखंड से रिलेटिव आएंगी और 2 ही पुस्तकें लगभग आपकी साहित्य से मालूम की जाएंगी, क्योंकि हिंदी साहित्य आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और जो हिंदी ग्रामर है वो आपकी 15 नंबर की है, क्योंकि हिंदी आपकी टोटल जो है वो 20 नंबर की है। ठीक है, 40 नंबर का आपका उत्तराखंड है, 10 नंबर की लगभग रीजनिंग आएगी और 30 नंबर का आपका ऑल ओवर जीके है, जिसमें करंट, कंप्यूटर, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके सभी आएगा। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जल्दी बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई? चंद्रवरदई। ठीक है, चंद्रवरदई के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। ठीक है, जो चंद्रवरदई था वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी था और मित्र भी था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के पश्चात के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के पश्चात संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसका है? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है जॉन लॉक, बी ऑप्शन है आइंस्टीन, सी ऑप्शन है डॉक्टर होम्स और डी ऑप्शन है डॉक्टर हार्पर। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर होम्स। ठीक है, इसका डॉक्टर होम्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है? ए ऑप्शन है बेवल योजना, बी ऑप्शन है अगस्त योजना, सी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन योजना और डी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना। बताइए भाई जी जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी का कथन है यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख का चेक है। किसके बारे में कहा गया है? बेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका सी है वो सही है भाई, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में ही महात्मा गांधी जी ने कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है। ठीक है, और इसी कथन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, सभी याद रखेंगे सब। और देखिए इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट एडिट चेक। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट एडिट चेक, यानी आगे की तारीख का चेक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जल्दी बताइए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था भाई? 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था भाई? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसमें केवल एक सदस्यीय भारत आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। अगस्त योजना बताइए जल्दी भाई, अगस्त योजना कब आई थी भारत में? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। तो अगस्त योजना कब आई थी भाई? 8 अगस्त, जिसे बोलते हैं हम अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940।
बेवल योजना के बारे में बताइए भाई। बेवल योजना कब भारत आई थी, जल्दी बताइए। तो बेवल योजना 1945, ठीक है। बेवल योजना कब थी भाई, 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, जल्दी बताइए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बार आपके वन विभाग में इसमें से 4 जो ऑप्शन दिए इनमें से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ वो ऐड कर लेना कॉपी पर। तो देखिए कैबिनेट मिशन, क्योंकि 4 एग्जाम हो चुके हैं, उनमें किसी भी एग्जाम में ये योजनाएं मालूम नहीं की हैं, तो इसलिए वन विभाग में इस बार ये योजनाएं आएंगी। तो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था भाई, 1946 में आया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, जल्दी बताइए। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो कौन थे भाई, लिन लिथ गो। कौन थे, लिन लिथ गो, ठीक है। लिन लिथ गो थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। बी ऑप्शन है सत्य साधन है और अहिंसा साधन है, सॉरी सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है। सी ऑप्शन है दोनों अन्य समस्त साधनों के साध्य हैं। डी ऑप्शन आपका दोनों किसी अन्य साध्य के साधन है। जल्दी बताइए भाई। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। अहिंसा को साध्य बताया है और सत्य को साधन बताया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपसे मालूम क्या आता है कि गांधी जी के 2 फेफड़े किसे कहा जाता है, तो गांधी जी के 2 फेफड़े किसे कहा जाता है, सत्य और अहिंसा को कहा जाता है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है, बताइए भाई जल्दी। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है, जल्दी बताइए। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है अल्प, बी ऑप्शन है ऊर्ध्व, सी ऑप्शन है निम्न और डी ऑप्शन है मृदुल। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, अल्प। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है, अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रानंद का विच्छेद है, संधि विच्छेद बताना है अभी आपको। मात्रानंद का संधि विच्छेद कीजिए सभी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मात्रा प्लस नंद, मात्र प्लस आनंद, मात्रा प्लस आनंद और मात्री प्लस आनंद। जल्दी बताइए। मात्रानंद का विच्छेद है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए मात्र प्लस आनंद नहीं होगा, इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। मात्री प्लस आनंद यण संधि है, ठीक है। सभी को याद रखना, अगर ये वाला त्रय आपको किसी भी शब्द में मिलता है तो उसमें यण संधि होती है भाई, ठीक है। और जब इसे तोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो पहला शब्द होता है उसमें ऋषि की मात्रा लगाई जाती है नीचे, ठीक है, मात्री प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए अलंकार का सही विकल्प चुने। ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार और डी ऑप्शन है आपका मानवीकरण अलंकार। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए।
तरनी तनुजा तटतमाल तरुबर बहुछाये। तो देखिए इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा भाई। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है भाई। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए भाई जल्दी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल और डी ऑप्शन है इन सभी में। बताइए भाई जल्दी, जल्दी बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, राष्ट्रपति में निहित होती है भाई। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। अगर आपसे क्वेश्चन मालूम किया जाता मंत्री परिषद या हम करें मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस बार ये क्वेश्चन में आपके रखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है कलिंग और डी ऑप्शन है सारनाथ। बताइए जल्दी। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई हैं भाई। ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। और जो आपकी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, कहीं पर आता आपका 251 मिलता है, कहीं 255 मिलता है। ठीक है, ईसा पूर्व। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 78 ईस्वी में हुई थी, या हम कह सकते हैं प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो चारों की चारों बौद्ध संगीति ध्यान रखना है कौन सी कब हुई थी। अब यहाँ पर मालूम किया गया कि तीसरी बौद्ध संगीति, तो तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने जो बुलाई थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई थी भाई। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही है, क्योंकि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 में वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलबंध में हुई थी भाई। ठीक है, कनिष्क के समय। इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन ये, तो कॉपी में ऐड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए ऑप्शन है पीसी महालनोबिस मॉडल, बी ऑप्शन है DR गॉडगिल मॉडल, सी ऑप्शन है जॉन W मिलर मॉडल और डी ऑप्शन आपका हेरोड डोमर मॉडल। बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें भाई। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस अगर आप आगे भी चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो प्रैक्टिस सेट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप लोग इसको ज़्यादा शेयर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है प्रैक्टिस सेट बनाने में। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? जल्दी बताइए भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? जल्दी बताइए। तो कृषि के क्षेत्र पर बल दिया गया था भाई। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल ज्यादा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? 1816, 1817, 1818, 1819। जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है 1816 में की गई थी भाई, ट्रेल के शासनकाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1816 में।
अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो पहला थाना बना था वो 1837 है भाई, ध्यान रखना। 1837 में उत्तराखंड का पहला थाना बना था, वो भी अल्मोड़ा में बना था। और जो अल्मोड़ा जेल बनी थी 1816 में बनी थी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की थी? जल्दी बताइए। ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की थी? ए ऑप्शन है 1890, बी ऑप्शन है 1892, सी ऑप्शन है 1893, डी ऑप्शन है 1894। जल्दी बताइए भाई। तो ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की थी? तो 1894। इसका सही आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई थी? जल्दी बताइए भाई। हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई थी? ए ऑप्शन है J.R. ग्रीग, बी ऑप्शन है L.O. गोयन, सी ऑप्शन है कैंपबेल, और डी ऑप्शन है E.E. ग्रीज। बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, J.R. ग्रीग। ठीक है, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1880, बी ऑप्शन है 1886, सी ऑप्शन है 1887 और डी ऑप्शन है 1875। बताइए जल्दी भाई। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, 1887। ठीक है, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? लैंसडाउन पौड़ी 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेट भूमि बंदोबस्त कब किया गया? ए ऑप्शन है 1860, बी ऑप्शन है 1839, सी ऑप्शन है 1863 और डी ऑप्शन आपका 1875। जल्दी बताइए भाई। विकेट भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1863। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा गया है? ए ऑप्शन है कैम्पबेल, बी ऑप्शन है G.W. ट्रेल, सी ऑप्शन है हेनरी रैमजे और डी ऑप्शन है कर्नल गोयन या कर्नल गोयान। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है हेनरी रैमजे। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन है 1840, बी ऑप्शन है 1839, सी ऑप्शन है 1838 और डी ऑप्शन है 1841। बताइए भाई जल्दी। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, 1839 इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है तुलसीदास, डी ऑप्शन है केशव दास। बताइए जल्दी। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, जल्दी बताइए। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, तुलसीदास। ठीक है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? ए ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है अज्ञे और डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। बताइए भाई जल्दी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, सुमित्रा नंदन पंत। तो ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पत्रकारिता से क्वेश्चन है आपका, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 1 2 3 4। तो देखिए प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो देखिए इसका बी वाला आंसर सही है, प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। टिप्पण कार्य का अंतिम
सोपान कहा जाता है? ए ऑप्शन है टिप्पण, बी ऑप्शन है प्रत्यावेदन, सी ऑप्शन है प्रतिवेदन और डी ऑप्शन है प्रारूपण। बताइए भाई जल्दी। तो टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, प्रारूपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका इंटरप्रेटर, बी ऑप्शन है इंटरफेस, सी ऑप्शन है I/O पोर्ट यानी कि इनपुट आउटपुट पोर्ट, डी ऑप्शन है मॉडम। बताइए भैया जल्दी। तो देखिए कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से जो जोड़ा जाता है वो मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है मॉनिटर, सी ऑप्शन है प्रिंटर, डी ऑप्शन है माउस। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए माउस को भी आप छू सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छू सकते। इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, हार्डवेयर उन वस्तुओं को कहा जाता है जिन्हें आप छू भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, कॉपी में ऐड कर लेना क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किस राज्य के राजभवन में किया गया है? ए ऑप्शन है कोयम्बटूर तमिलनाडु, बी ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, सी ऑप्शन है इम्फाल मणिपुर और डी ऑप्शन है आपका अहमदाबाद गुजरात। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी, बताइए भाई जल्दी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, जयपुर राजस्थान में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर बाजार में पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जल्दी बताइए भाई। शेयर बाजार में पूर्ण रूप, देखिए यहां पर बात चल रही है पूर्ण रूप से। ठीक है, यहां पर बात चल रही है पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला देश, दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, ये वाला आंसर सही है। अगर यहाँ पर नहीं होता पूर्ण रूप से, खाली आपसे मालूम किया था कि शेयर बाजार भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट साइकिलिंग लागू करने वाला दुनिया का पहला देश, तो चीन हो जाता भाई। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये चीन में लागू की गई थी, लेकिन आंशिक रूप से लागू की गई थी। ठीक है, चीन में जो थी आंशिक रूप से लागू की गई थी, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से लागू की गई है भाई। ठीक है, ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। कॉपी में ऐड कर लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेकर, जो स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में ही रह जाएगा, लेकिन आपने कॉपी में अगर ऐड किया है तो आपको लिखते समय भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इसी तरीके से डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।